तो दिस इज मैप ऑफ इंडिया, ये तो आप देख ही पा रहे हो, आपकी बुक में है, आप अपनी बुक में ही देख लीजिए। और मुझे ऐसा नहीं है कि अभी मैं आपके पास में फोन करूं, फोन करने की क्या बोलूं कि मेरे कैमरे के सामने ये और सब दिखाइए बुक। जब आप क्लास में बैठे हो तो इतना डेडिकेशन होना चाहिए आपके पास में बुक हो, इस क्लास को थोड़ा सीरियसली ले लेना चाहिए आपको। दिस इज द रिवीजन, और अभी इसके बाद में कोई दूसरा तरीका नहीं है। अभी भी देखो ज्वाइन किए जा रहे हैं, और ये 5 मिनट ऊपर हो चुका है। 5 मिनट पहले मैंने आज आपके पास में नोटिफिकेशन भेजा था ताकि टाइम से सारे बच्चे ज्वाइन कर पाए। तो हम टाइम लैग को समझने की कोशिश करेंगे। इन्होंने जो लिखा हुआ है ये वाली लाइन कि फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज ए टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। ये टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स क्या है, इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए कल मैंने आपको बताया था कि ये जो 97.25 अरुणाचल प्रदेश में जो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस जो गुजर रही हैं, ठीक है ना, ग्लोब की लॉन्गिट्यूडनल लाइंस की मैं बात कर रहा हूं, तो अरुणाचल प्रदेश के ऊपर से जो सबसे अरुणाचल प्रदेश का लास्ट एक्सटेंट ये है 97.25, ठीक है ना, जहां से लॉन्गिट्यूडनल लाइन गुजरी हुई है, तो 97.25, राइट। और गुजरात का जो एक्सटेंट है, लास्ट एक्सटेंट, ये है 68.7, ठीक है ना। तो मैंने कल कहा था, आपको बताया था कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, ये पूरा का पूरा आपको लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट दे देता है, ठीक है ना। यानी कि गुजरात से और अरुणाचल प्रदेश के बीच में कितने डिग्री का वेरिएशन है, तो ये 30 डिग्री के अप्रॉक्स आता है, ठीक है ना। अगर आप करोगे तो इसको 29 समथिंग आएगा, इसको आप एग्जैक्ट लेने की जरूरत नहीं है, आप इसको एज्यूम करोगे 30 डिग्री है, ठीक है ना। 29 प्लस कुछ होगा तो 30 डिग्री मान के चलो। अब ये 30 डिग्री का हम देखना चाहते हैं कि टाइम लैग से क्या इस क्यों हमने ये निकाला और टाइम लैग से इसका क्या रिलेशन है। जब सन की रेज एक लॉन्गिट्यूडनल लाइन से दूसरी लॉन्गिट्यूडनल लाइंस तक मूव करने में, ट्रेवल करने में, इट टेक्स अप्रोक्सीमेटली क्या, एग्जैक्ट 4 मिनट्स। जो सूर्य की रोशनी फ्रॉम वन लैटिट्यूडनल लाइन टू अनदर लैटिट्यूडनल लाइंस, इट टेक्स 4 मिनट्स टू ट्रेवल, ठीक है ना, एक लॉन्गिट्यूडनल लाइन से दूसरी। अब ये सोचो कि 96 के बाद सीधा 92 दिखाया हुआ है, और इसके बाद में 95, 94, 93 भी है। अब ये सारा इतनी छोटी बुक में दिखाया जाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए आपको ये दिखाया गया है, और लास्ट में ये वाली लास्ट वाली दिखा दी। तो ये सोचो कि 30 लॉन्गिट्यूडनल लाइंस हैं अपनी, जो इसका जो वेरिएशन है, एक्सटेंट का जो वेरिएशन है, तो 30 और देखो 30 डिग्री का वेरिएशन है अरुणाचल प्रदेश से लेकर कहां तक बताइए, गुजरात। गुजरात तक। हाँ, नेटवर्क का इश्यू है, बार बार दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। आवाज अगर देखो सबको आवाज नहीं आएगी तो बेटा मैं कुछ कर सकता हूं। क्लियर है ना? ओके ओके, किसी बच्चों को हो सकता है कोई प्रॉब्लम। अब हमको ये देखना है, अरे बेटा ठीक है, उसको बार बार मैसेज। अब हमें ये देखना है, जब मैं ये कह रहा हूं सन की रेज को 1 डिग्री ट्रेवल करने में 4 मिनट लगती है, तो 30 डिग्री ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा बताइए। 120। हाँ, 120 मिनट्स लगने वाली है, तो 120 मिनट इज इक्वल टू 2 आवर्स हो गया कि नहीं? यस सर। हाँ, तो इसको ही टाइम लैग कहा गया है। यानी कि इसका कहने का सिंपली पर्पस ये है, जब गुजरात में अगर 4 बजे सुबह सन
रेज होगा, सूर्य की रोशनी आएगी, यानी कि सुबह 4 बजे दिखाई देगा सूर्य, तो उसको मतलब मैं बात कर रहा हूँ अरुणाचल प्रदेश, सॉरी, अगर अरुणाचल प्रदेश में सुबह 4 बजे सूर्य दिखाई देगा तो यहाँ गुजरात तक पहुंचते हुए उस 6 बजेंगे, यानी कि वो सुबह जो सूरज उगने का टाइम गुजरात के अंदर 6 बजे होगा। तो ये हो गया आपका टाइम लैग, 2 आवर्स का टाइम लैग है। अगर, क्योंकि आपको पता है, आप जैसे कि एक सिंपल समझा हुआ है आपने, द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो उसको एज्यूम करते हुए, मानते हुए आप ये सोचो कि ईस्ट में सबसे पहले सूरज दिखाई दिया वो 4 बजे, और गुजरात में दिखाई देगा सबसे पहले 6 बजे, यानी कि सूरज उगने का टाइम अगर अरुणाचल प्रदेश में 4 बजे है तो गुजरात में 6 बजे होगा। तो ये तो काफी कंफ्यूजन हो जाता था इसी को लेके, तो हमने इसको कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने क्या किया, 82 डिग्री 30 मिनट्स ये प्राइमरी जो आपकी लाइन गुजरी हुई है, ठीक है ना, स्टैंडर्ड मेरिडियन बोला गया इसको, ठीक है ना, 82 डिग्री 30 मिनट आप अपनी बुक में देखिए। तो हमने क्या किया, ये इसको माना कि ये बीच में है भाई, पूरा इंडिया के बीच में है, और इसके हिसाब से हम पूरे देश का टाइम फिक्स करेंगे, यानी कि जो मिर्जापुर में, जो कि इलाहाबाद के पास है, वहां से हम मिर्जापुर का जो टाइम लेंगे उससे पूरे देश की घड़ियां मिलाएंगे। तो ये क्लियर हो गया, सबको क्लियर हो गया होगा होपफुली, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। Yes, sir. ये क्वेश्चंस हर बार पूछा जाता है, हर बार 9th क्लास में, कभी ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन छोड़ता हूं, मैं तो नहीं छोड़ता एटलीस्ट, और कभी कोई दूसरे टीचर भी नहीं छोड़ते होंगे। तो स्टैंडर्ड अभी तक मेरिडियन वाला। हाँ, टाइम लैग का, या फिर आपका इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, इंडिया का टाइम कहाँ से मेजर करते हैं, व्हाट इज द टाइम लैग, ठीक है, और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच में 2 घंटे का डिफरेंस किस वजह से है, ये सारे क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ ना कुछ हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। तो दैट इज वाई 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट हैज बीन सेलेक्टेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। ये हमने आपको बता दिया क्यों चुना गया है, कि ये मोर ओवर मिडिल में है, तो हम ये पूरा टाइम यहां से ही, पूरे देश की जो घड़ियां हैं यहाँ के टाइम से मेजर करते हैं, ताकि पूरे देश का एक जैसा टाइम सभी घड़ियों में। नाउ कम्स टू द इंडिया एंड द वर्ल्ड। अभी तक आपने पूरा इंडिया के बारे में पढ़ा, अब इससे आगे हम वर्ल्ड के बारे में देख लेते हैं, ठीक है ना। भारत अपने आप में अकेला तो है नहीं वर्ल्ड में, तो जब वर्ल्ड के अंदर इतने सारे कंट्री हैं, 195 कंट्रीज हैं, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशंस जिनको रिकॉग्नाइज करता है वो 193 कंट्री हैं। 2 कंट्री अभी भी, मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, यूनाइटेड नेशंस को उन्होंने एज ए ऑब्जर्वर हैं, वो मेंबरशिप, यूनाइटेड नेशन की मेंबरशिप चाहने के लिए उन्होंने एप्लीकेशन डाला हुआ है। तो 193 कंट्री तो रिकॉग्नाइज है, 195 आप मान के चलो, ठीक है। तो भारत भी उनमें से एक है, और बहुत सारे कंट्री हैं जिनको अभी मान्यता नहीं मिली है कंट्री के रूप में। तो इंडिया एंड द वर्ल्ड, द इंडियन लैंडमास हैज ए सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। अगर हम इंडिया के देखेंगे तो ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में इसका लोकेशन बीच में है। ये देखो, आप इसको समझ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ये देखो, ये पूरा एशिया है, डार्क शेडेड, या आप किस तरह का कलर बोलते हो उसको देखो, और येलो कलर में इंडिया है, तो बिल्कुल मिडिल में है। देख पा रहे हो ना आप? अरे देख पा रहे हो बेटा? यस सर। Yes, sir. तो इंडिया इज साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। इंडिया क्या है? एशियन कॉन्टिनेंट का साउथ की तरफ एक्सटेंशन है, यानी कि जो एशिया का कॉन्टिनेंट है, इंडिया उसका साउथ मोस्ट, यानी कि साउथ में उससे नीचे कोई कंट्री है ही नहीं, ये साउथ के अंदर एक्सटेंशन है। फिर बाद में तो इंडियन ओशन आ जाता है, ठीक है ना, कोई कंट्री तो है नहीं। तो साउथवर्ड एक्सटेंशन है एशियन कॉन्टिनेंट का। द ट्रांस Indian Ocean routes which connect the countries of Europe in the west and the countries of East Asia provide a strategic central location.
अब ये बोल रहे हैं कि इंडिया का जो समुद्र के थ्रू जो रूट है विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप, जो यूरोप के कंट्री मतलब समुद्र के रास्ते भारत यूरोप के देशों से जुड़ा हुआ है, इन द वेस्ट एंड द कंट्री ऑफ ईस्ट एशिया। यूरोप वेस्ट के थ्रू, देखो फिर बार बार मुझे तुम्हें दिखाना होगा, इसको देखोगे तो ये इंडिया का वेस्ट है, तो यहां से हम यूरोप के कंट्री से जुड़े हुए हैं। इंडिया का जो गुजरात वगैरह का इलाका है, इधर से हम यूरोप की कंट्री से जुड़े हुए हैं, मैं बता दूंगा किस तरह से। और ये एशिया से जुड़ा हुआ है, ईस्ट में एशिया के कंट्री, चाहे चाइना की बात करें, जापान की बात करें, सभी को हम यहाँ से अंडमान एंड निकोबार होते हुए चाइना और जापान तक जा सकते हैं। साउथ कोरिया की बात करें, नॉर्थ कोरिया की बात करें, तो इसको अच्छे से समझने के लिए आपको लार्जर व्यू आप मैप का देखोगे तो आप समझ पाओगे। और देखना चाहते हो तो नेक्स्ट पेज के ऊपर है आपका ये पेज नंबर मेरी बुक में है 4, और ये पूरा देख पाओगे, इसको देखोगे तो आप समझ पाओगे। इंडिया साउथ में है, साउथवर्ड एक्सटेंशन है, और फिर ये देखो ये गुजरात है, और गुजरात से हम समुद्र के थ्रू जुड़े हुए हैं। ये देखो कौन सा सी दिखा रखा है, ये गल्फ दिखा रखा है, इसको येलो सी एक्चुअली। और फिर हम ये देखो इधर से देखिए, ये देखो स्वेज कैनाल है, स्वेज कैनाल, और इसके थ्रू आप यूरोप जा सकते हो, ठीक है ना, यूरोप के किसी भी कंट्री से जुड़ सकते हो। सिमिलरली इधर देखोगे तो आप ये देखो एशिया के ईस्ट में जा सकते हो। पूरा मैप देख रहे हो बेटा साथ साथ में? यस। समझने की कोशिश करना है, खाली बस हाँ, कोई डाउट अभी रहना नहीं चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि हमको एग्जाम ओरिएंटेड काम करना है, हमें बहुत कुछ जानना भी है जो इंटरेस्टेड फैक्ट्स है। तो ये आपको पता है कि आप रेड सी के थ्रू और यूरोप के कंट्री से जुड़ते हैं। और रेड सी, अगर आपके इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, यहां से हम पहले क्या करते थे, इधर से पूरे अफ्रीका कंटिनेंट को पार करते हुए, नीचे अफ्रीका महाद्वीप है ना, इसमें दिखाया नहीं है, ये दिखा रखा है अफ्रीका, इधर दिखा रखा है थोड़ा सा पार्शली। ये पूरा का पूरा अफ्रीका महाद्वीप को पार करके फिर हम पैसिफिक ओशियन जाते थे, और फिर वहां से यूरोप को या फिर दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका को पहुंचते थे, नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका के देशों को, यहां से ऐसे नीचे होते हुए पूरे अफ्रीका महाद्वीप को पार करते हुए। तो ये बहुत ही लंबा था, और इससे लगभग लगभग कहते हैं कि 3 महीने का टाइम लग जाता था पहुंचने के लिए समुद्र के रास्ते। अब फिर बाद में हम ये क्या किया, इजिप्ट के कंट्री ने, ये लगभग 994 किलोमीटर का रास्ता है, यहां पर नहर खुदाई किया जिसको स्वेज कैनाल की नाम से आप बोलते हैं। और ये खुदाई करने से अब ये शॉर्टेस्ट रूट हो गया, सबसे छोटा, और ये कुछ ही घंटे का है, कुछ ही घंटे का है। तो आपको स्वेज कैनाल अथॉरिटी, जो कि आज के दिन इजिप्ट के अंदर काम कर रही है, वो यहां से जो घंटों में हो सकता है, मतलब मानो कि उसको 3 महीना लग रहा था, तो अभी आप इसके थ्रू शायद आप 15 दिन में पहुंच पाते हैं। ये वाले रूट से यूरोप जाना है तो 15 दिन में पहुंच जाओगे। जो काम 3 महीना होता था, पूरे अफ्रीका महाद्वीप को क्रॉस करके जाते थे, आप यहां से 15 डेज में चले जाओगे पूरे यूरोप के कंट्री को। तो कितना छोटा पड़ गया, 5000 माइल्स का कुछ फर्क था। हाँ, स्वेज कैनाल के थ्रू की मैं बात कर रहा हूं बेटा। तो स्वेज कैनाल के थ्रू जाने से, अब जैसे आप दिल्ली जाते हो रेवाड़ी से, तो आपको टोल टैक्स देना पड़ता है ना, क्योंकि आप हाईवे का इस्तेमाल कर रहे हो, अच्छा रोड है। तो स्वेज कैनाल अथॉरिटी भी क्या कर रही है, यानी कि इजिप्ट को इसके लिए आपको टोल टैक्स देना पड़ता है। इजिप्ट देश को बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है, यहां से दिन में कई, यानी कि
एक उससे मेरे ख्याल में एक शिप से वो 5-6 करोड़ 100 करोड़ के लगभग रुपए कमाते होंगे शायद, ऐसा कुछ है उनका। काफी बेनिफिट है कहने का मतलब, इंडियन करेंसी में बात करें तो। खैर छोड़िए, तो आप जान ही लेंगे। अब हम पीछे अपने कोई चलते हैं। बीजे के नाम से आया इस मीटिंग में, बीजे। क्या बेटा? सर इस मीटिंग में कोई बीजे नाम से आया, कौन है नहीं पता। ओके, देख लेते हैं, लास्ट में पूछ लेंगे कौन है बेटा इस जो नाम से है। पूरा नाम सर अब क्यों नहीं लीव लिखा कर हुआ दी, है? सर अब लीव कर दी। कोई नहीं, उनके कांटेक्ट नंबर हैं, हम पता कर लेंगे। मैं आपको एक अप्रोक्सीमेट दे रहा हूं कि काफी पैसे का वेरिएशन है जो खर्चा, क्योंकि अगर आप पूरे अफ्रीकन महाद्वीप को क्रॉस करके जाते हो तो उसके पीछे बहुत लंबा ड्यूरेशन लग रहा है, वो किलोमीटर्स उसके बहुत ज्यादा हो जाते हैं, टाइम ज्यादा है, और ये कोई चीज शॉर्टेस्ट पीरियड में पहुंचा रहा है। इससे छोटा कोई और सस्ता हो ही नहीं सकता स्वेज कैनाल के थ्रू जो आप यूरोप जा रहे हो, और कोई दूसरा रूट नहीं है। तो ये अपनी तरफ से इजिप्ट ने बनाई है, इजिप्ट के एरिया में है स्वेज कैनाल। इजिप्ट एक देश है, आपको पता ही होगा, मिडिल ईस्ट का कंट्री है, तो वो इसके लिए चार्जेस करता है क्लेम। लेकिन फिर भी किसी भी देश को स्वेज कैनाल के थ्रू व्यापार करने में कम पैसा लगता है। 100 करोड़ हो सकता है, ज्यादा है, मेरे को करेक्ट याद नहीं आ रहा है, लेकिन जो उधर से खर्चा हो रहा था उससे काफी कम हो गया है स्वेज कैनाल से। आप इतना ध्यान रखिए, बहुत कम हो गया है। आगे चलें। ओके, तो हमारा जो लोकेशन है वो आप में अपने आप में बहुत ही स्ट्रेटजिक है, सेंट्रल लोकेशन है इंडिया का। यानी कि यूरोप के देशों को अगर पूर्वी एशिया में जाना होता है तो हमारे देश के जो पोर्ट्स हैं उनका इस्तेमाल करेंगे, या पूर्वी एशिया के देशों को जाना है यूरोप में, या फिर मिडिल ईस्ट के कंट्री को जाना है। इस वजह से हमारा लोकेशन जो है, क्योंकि ये ओशंस के पास और एशिया के मिडिल में है, इसका इंपॉर्टेंस काफी बढ़ जाता है। तो इससे हमको भी काफी बेनिफिट होता है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस की मैं बात कर रहा हूं। नोट दैट which connect the countries of Europe in the west and the countries of East Asia provide a strategic central location. Note that the Deccan Peninsula protrude into Indian Oceans. ये बोल रहा है कि आप इस बात को भी ध्यान रखें कि जो डक्कन पेनिनसुला है वो इंडियन ओशंस की तरफ उभरा हुआ है। इसका मतलब इंडियन ओशंस तक फैला हुआ है अपना, यानी कि डक्कन पेनिनसुला का जो लास्ट पार्ट है तमिलनाडु और केरल की बात कर रहे हैं, thus helping India to establish close contact with वेस्ट एशिया। और इससे क्या है, हम वेस्ट एशिया के कंट्रीज के साथ में भी अपने कांटेक्ट बना सकते हैं। ठीक है ना, वेस्ट एशिया मतलब वो जो मिडिल ईस्ट के कंट्री है उनको ही वेस्ट एशिया के नाम से बोला जा रहा है। एशिया का पश्चिम, एक तो एशिया का पूरा हो गया, एक पश्चिम हो गया। तो जितने भी अरबियन देश है, मुस्लिम कंट्री आपके, सऊदी अरब हो गया, ईरान, इराक, ये इजिप्ट, और आपके जो अभी लेटेस्ट न्यूज में चल रहा था कौन सा छोटा सा कंट्री है, इजराइल, ये सारे सारे वहां पर बहुत सारे कंट्री है, वो पूरे वेस्ट एशिया के कंट्री आएंगे। तो दस हेल्पिंग इंडिया टू एस्टेब्लिश क्लोज कांटेक्ट विद वेस्ट एशिया। तो हमारे वेस्ट एशिया के साथ में बिजनेस वगैरह करने में हमारा जो लोकेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट है। अफ्रीका के साथ व्यापार करने में, यूरोप के साथ व्यापार करने में, from the western coast and the south east and the east Asia from the eastern coast। ये बता रहा है कि वेस्टर्न कोस्ट से हम कहां पर व्यापार कर पाएंगे, अफ्रीका और यूरोप से। वेस्टर्न कोस्ट की बात कर रहा है, यानी कि जो गुजरात है, मुंबई है, गोवा है, यहां से हम यूरोप के साथ व्यापार कर पाएंगे क्योंकि ये वेस्टर्न के नजदीक में पड़ेगा। और ईस्टर्न कोस्ट से हम व्यापार कर पाएंगे कहां कहां पर, आप बताइए।
ईस्टर्न कोस्ट जो ईस्टर्न स्टेट्स है लाइक वेस्ट बंगाल है, उसके बाद उड़ीसा है, उड़ीसा के बाद में फिर आंध्र प्रदेश है, यहां से, या फिर बात करें इसका तमिलनाडु की, तो यहां से कहां कहां पर व्यापार कर पाओगे बताओ? ईस्ट एशिया के कंट्री से, कहां पर? ईस्ट एशिया के कंट्री से। आप लोग देखते नहीं हो, मैप को समझने की कोशिश ही नहीं करते हो, मैसेज नहीं करते हो बेटा। ये आपके पूरे के पूरा ये आपका ईस्टर्न कोस्टल एरिया हो गया ना। आप बात करोगे तो आपका इधर वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल, फिर उसके बाद में उड़ीसा, उड़ीसा के बाद में फिर आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु। तो ये पूरा का पूरे जितने भी ये कोस्ट हैं, चाहे विशाखापट्टनम की ले लीजिए, कोलकाता का ले लीजिए, फिर आप तमिलनाडु में टूटीकोरन वगैरह किसी भी कोस्ट को ले लो, ये पोर्ट ले लीजिए। तो यहाँ से अगर हम व्यापार करेंगे तो ये वाला पूरा पूर्वी एशिया के जो कंट्रीज हैं, चाइना की बात करो, जापान की बात करो, आपके और जितने भी इस तरफ में जो आसियान कंट्रीज है, ब्रुनेई है, थाईलैंड है, सिंगापुर है, फिलीपींस है, तो ये सारे के सारे कंट्रीज से व्यापार करने में आपका ईस्टर्न पोर्ट जो है ईस्टर्न कोस्ट के थ्रू आसानी से होता है। सिमिलरली अगर हमको इन देशों के साथ में करना है, यूरोप के देशों के साथ करना है, या फिर अफ्रीका के देश, या अफ्रीका है तो अफ्रीका के देश, अफ्रीका महाद्वीप के देशों के साथ करना है, या फिर मिडिल ईस्ट के कंट्री के साथ करना है, तो आपका वेस्टर्न कोस्ट काम आएगा। ये बात अभी क्लियर हो गया? जल्दी से सभी करा करो, बहुत टाइम लेते हो बेटा। So no other country has a long coastline on Indian Ocean as India has, and indeed it is India's eminent position in the Indian Oceans. अब देखो बात आता है कि जो इंडियन ओशन का नाम इंडियन ओशन क्यों रखा गया, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और आपके क्वेश्चन है भी है, ये भी क्वेश्चन आपका है कि इंडियन ओशंस को क्यों कहा गया है इंडियन ओशन। तो इसका डेफिनेशन यहां पर दे दिया है कि नो कंट्री हैज ए लॉन्ग कोस्ट लाइन, जितना कोस्ट लाइन भारत के पास में इंडियन ओशंस के साथ है उतना किसी भी कंट्री का नहीं है। इट इज इंडियाज इमिनेंट पोजीशन इन इंडियन ओशन। इंडिया के पोजीशन जो है इंडियन ओशंस के अंदर, इस वजह से हम हमारा जो कह सकते हो कि इंडियन ओशन नाम रखा गया, बिकॉज ऑफ इंडिया की कोस्ट लाइन जो है बाकी सभी कंट्री से ज्यादा लगी हुई है इंडियन ओशन के साथ में, और भारत की पोजीशन इतना इमिनेंट है, इस वजह से हम इसका नाम रख पाए। राइट, अब नेक्स्ट पेज के ऊपर आ जाओ बेटा। आज मैं टाइम ले रहा हूं तुम्हारा, आराम से पढ़ा रहा हूं ताकि हर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो, और किसी बच्चे को भी कोई बात क्लियर नहीं है तो उसी टाइम मेरे को इन्फॉर्म करना है। तो अब हम आगे पेज नंबर 4 पे, पेज नंबर 4 ये वाला, India contacts with the world have continued through the ages, but her relationship through the land routes are much older than her maritime contacts. ये भी क्वेश्चन है कि हमारे जो हैं लैंड रूट से हमारे वर्ल्ड के दूसरे कंट्रीज के साथ में कॉन्टेक्ट पुराने हैं, ठीक है ना। लैंड रूट्स के थ्रू हम बहुत पहले से कॉन्टेक्ट में है वर्ल्ड के दूसरे कंट्री से, मैरी टाइम से बाद में कॉन्टेक्ट में आए, ठीक है। इंडिया कॉन्टेक्ट विद द वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड थ्रू एजेस बट हर रिलेशनशिप थ्रू द लैंड रूट आर मच ओल्डर। अब अगर कोई क्वेश्चन हो इस तरह का आए कि भाई कैसे हम दूसरे देशों के साथ में कनेक्ट पहले हुए थे, लैंड रूट से या मैरी टाइम से, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए बताओ?
बताइए, मैरीटाइम लैंड रूट। से या लैंड रोड्स? हाँ, तो ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। द वेरियस passes across the mountains in the north have provided passage to the Indian travelers, while the ocean restricted such interaction for a long time. ये बोल रहे हैं कि कैसे जाते थे फिर हम, क्यों, कैसे पहुंच पाते थे दूसरे कंट्रीज तक? तो जो हिमालयस हैं, हिमालय माउंटेन्स, उनके माउंटेन ऐसा तो नहीं बिल्कुल बराबर है, सारे ही पीक आपकी सारी की सारी कंचनजंगा जैसी तो हाईएस्ट पीक नहीं है ना। तो उसमें बीच बीच में क्या होता है माउंटेन में, जैसे कि ये माउंटेन है, तो इस तरह से ऐसे होंगे। तो ये जो है ना, ये माउंटेन पासिस है। ये पासिस कैसे बन गया? ओवर द पीरियड ऑफ, यहाँ के नदियां बहने की वजह से ये पासिस बन गए। तो यहां से आप इंडिया से अगर जा रहे हो जे एंड के को क्रॉस करते हुए, अगर आपको चाइना जाना है तो चाइना जा सकते हो, फिर चाइना के थ्रू बाकी सभी कंट्री से कनेक्ट हो सकते हो। ऐसे ही आप नेपाल जा सकते हो, फिर पाकिस्तान जाना तो आपको पता ही है, पाकिस्तान जा सकते हो। बाकी जो भी देश हैं, चाहे आपके चाइना के बाद में मंगोलिया है, फिर रसिया है, या फिर आपको पता है सिल्क रूट के थ्रू बाकी यूरोप के कंट्री से भी कनेक्ट होते थे। कोई कुछ पूछ रहा था, बोलना आवाज, बोलिए, दोबारा बोलो बेटा। अब मैसेज कर दो अगर आप नहीं बोल पा रहे तो ये हो गया, पासिस के थ्रू हम एक दूसरे देशों से कनेक्ट थे। और क्योंकि ओशंस के थ्रू तो आपके बाद में ओशन का रूट पता लगा है ना। ओशन में का रूट तो पहले कोलंबस वगैरह, वास्को डिगामा, इनके टाइम में शुरू हुआ। तो these routes have contributed in the exchange of ideas and commodities since ancient times. नेक्स्ट पैराग्राफ है, और इन रूट्स के थ्रू हम आइडियाज भी हमारे एक दूसरे देशों के साथ में शेयर हुए, हमारे कमोडिटीज भी एक दूसरे देशों के साथ में शेयर हुई। यानी कि सामान भी हम भेजते थे और हमारे विचार भी। जैसे जो आप सोचो, इसको आप कैसे समझ पाओगे? जैसे कि भारत के लोग सोचो, अगर कैरिबियन कंट्रीज में जाते हैं, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के जो बीच का है, जिसको आप मिडिल किसके नाम से जाना जाता है, अभी मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, वो जो कैरिबियन कंट्रीज बोले जाते हैं, वहां पर 10-12 देश हैं नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में। बेसिकली सारे आइलैंड कंट्री है, कोस्टा रिका है, त्रिनाड टबाको, आइलैंड्स है सारे के सारे। तो वहां पर एज ए लेबर करके भारत से बहुत सारे लोग अर्लियर पीरियड में गए, माइग्रेंट वहां पर पहुंचे। तो हमारा क्वेश्चन ये है, या मैं समझाना ये चाहता हूं कि हमारा कल्चर, हमारे आइडिया, हमारे ट्रेडिशंस वहां तक कैसे पहुंचे? बिकॉज ऑफ लोग यहां से माइग्रेट करके वहां गए। तो वहां जाने के बाद में फिर उन्होंने इंडिया में जो डिशेज बनाते हैं, वो इंडिया का पैरान, इंडिया की बोली वहां पर भी फैली। तो एक अलग से मिक्स कल्चर वहां पर नया देखने को मिला, जो ऐसा कल्चर जिसमें खाने के अंदर भी इंडिया की डिशेज हैं, ऐसे म्यूजिक है, जो ऐसा म्यूजिक तैयार किया गया जहां पर वहां के म्यूजिक के साथ में इंडियन म्यूजिक है। ठीक है ना? बात समझ पा रहे हो किस तरह से आइडियाज और कमोडिटीज का एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है? सपोज करो मैं जाता हूं तो मैं हरियाणा के कल्चर को लेके जा रहा हूं, हरियाणा में जो डिशेज बनाई जाती है वो लेके जा रहा हूं, ठीक है ना? और मेरे को जो कुछ मैंने आज तक सीखा है, मैं मान लो कि अमेरिका जाता हूं तो वो सारी चीजें मेरे साथ में जो मेरे पास में जो बीमारियां हैं, वो बीमारी भी जाएंगी, खाली आइडियाज ही नहीं जाएंगे, अच्छी चीजें भी जाएंगी, बीमारियां भी जाएंगी। क्लियर हो गया है बात? अब ये आपने नहीं देखा, चाइना से जो प्लेन वगैरह भारत में लैंड हुआ शुरू में, कोविड
जो आप कोरोना बोलते हो कैसे फैला, ऐसे तो हैं जो इंडिया के लोग चाइना में थे, अब वो चाइना छोड़कर भारत में आए, तो चाइना के हो सकता है चाइना के कल्चर चाइनीज डिशेज लेके आएंगे, साथ में चाइना में फैलने वाली बीमारियां भी तो लेके आए। जैसे कि उस टाइम में कोविड फैला हुआ था, तो उन्होंने चाइना से कोविड हमारे देश में फैला दिया। अब ऐसे ही हमारे यहाँ पर अभी कोविड ज्यादा है, तो हमारे यहाँ से लोग दूसरे देशों में जाएंगे, तो वहां भी कई सारे देश है जहां पर भारत के अंदर जो वेरिएंट, जो म्यूटेशन बोलते हैं उसको, यानी कि कहिए कि कोरोना का एक अलग एक वेरिएंट है जो सिर्फ भारत में ही उसके केसेस देखे गए। अब भारत के लोग दूसरे देशों में जाएंगे तो ये वेरिएंट वहां पर भी पहुंच जाएगा, इसलिए भारत से ट्रैवल का रिस्ट्रिक्शन कर दिया गया। कई कंट्रीज भारतीय जो इंडियन सिटीजन्स को अपने यहाँ पर नहीं आने दे रहे। तो चैप्टर तो आप पढ़ते ही रहते हो, कुछ एक्स्ट्रा भी साथ में होना चाहिए या नहीं बताइए। लेकिन कहीं ना कहीं इस टॉपिक पर है, हम टॉपिक से डाइवर्ट नहीं हो रहे हैं। So these roots have contributed in the exchange of ideas, commodities since ancient time. The ideas of Upanishad, Ramayana, story of Panchtantra. तो हमारे यहाँ से उपनिषद जो लिखे गए, रामायण जो लिखी गई, उनके आइडियाज, जो पंचतंत्र की कहानियां हैं, जो इंडियन न्यूमरल सिस्टम है वो, या फिर डेसिमल सिस्टम है, वो भी वर्ल्ड के कई सारे देशों तक हमने पहुंचा दिया। ठीक है। The spices, muslin and other merchandise were taken from India to different countries. और बहुत सारे मसाले, मसलिन एक तरह का कपड़ा है, एंड अदर मर्चेंटाइज, और बहुत सारे जो व्यापार करने वाली जो चीजें हैं वो इंडिया से अलग अलग देशों में पहुंच गए। ऑन द अदर हैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक कल्चर, स्कल्पचर and the architectural styles of dome and the minarets from West Asia can be seen in different parts of the country. और ऐसा ही नहीं है, दूसरे देशों से भी बहुत कुछ चीजें हमारे पास, जैसे ग्रीक का जो मूर्ति कला का है, ग्रीक मूर्ति कला हमारे देश में आ गई ग्रीक नेशन से। आर्किटेक्चरल स्टाइल्स, जो डोम है, गुंबद, जो देखते हो ना मस्जिद के ऊपर ऐसे बना रहता है गुंबद जैसा, तो वो भारत में दूसरे देशों से आ गया, मुस्लिम्स कंट्री से। एंड मिनारेट्स फ्रॉम वेस्ट एशिया, और वेस्ट एशिया मैंने बताया ही बेटा, मीनार मतलब वेस्ट एशिया के अंदर पूरे मुस्लिम्स कंट्री है, मैंने आपको अभी बताया था। तो मिनारेट्स का एग्जैक्ट मीनिंग तो मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा, आपको फिर बता दूंगा। तो मुझे लग रहा है ये मीनार वगैरह, जैसे कुतुब मीनार है, हैदराबाद की मीनार है, शायद उसी से रिलेटेड होगा ये। तो वो वेस्ट एशिया से हमारे यहाँ पर पहुंचा, क्योंकि वेस्ट एशिया पूरा मुस्लिम्स कंट्री है, छोड़ दे इजराइल को तो। यस सर, होना चाहिए बिल्कुल। ओके, अब इंडिया के नेबर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। आप तो सारे जानते हो इंडिया के कौन कौन से देश नेबर हैं। तो नेबर मतलब बॉर्डर के साथ में भी कंट्री है। तो आपको पता ही है, वेस्ट से लेकर हम नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे, फिर बाद में हम ईस्ट की तरफ देखेंगे, फिर साउथ में देखेंगे, तो पूरे आ जाएंगे। सबसे पहले पता है कि नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान है। आप मैप में देखोगे तो आप ज्यादा समझ पाओगे ना। ये देखिए यहाँ पर पाकिस्तान है, फिर अफगानिस्तान भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं टच है हमारे साथ, हल्का सा अफगानिस्तान, राइट। फिर यहाँ पर आपका नेपाल है, नेपाल के बाद में भूटान देख पा रहे हो। पूरे मैप को देखो, आपने 8th क्लास में किया था पूरा मैप। यहाँ पर म्यांमार है, फिर उसके बाद में बांग्लादेश को हम कैसे छोड़ सकते हैं, फिर नीचे श्रीलंका है, फिर इधर मालदीव है, ठीक है ना। तो ये पूरे के पूरे आपके कंट्री हो जाएंगे। इसको पढ़ भी लेते हैं एक बार। तो इंडिया occupies an important strategic position in South Asia.
इंडिया का लोकेशन कहाँ पे? साउथ में, एशिया के साउथ में है। An important strategic position in South Asia, India has 29 states and 7 union territories. और इंडिया के पास में, ये तो पुराना लिखा है, ठीक है ना। अब आप मेरे को बताएंगे कितने स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैं अभी अपने देश में? सर 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज। ओके, एनी अदर आंसर? कोई और बोलना चाहेगा? सभी की तरफ से फाइनल है 28 और 9? सर 29 स्टेट्स है और 7 यूनियन टेरिटरीज। ऐसा डाउट क्यों हो रहा है आप सभी को? कैसे चेंज हुआ? पहले हम 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी बता रहे थे, और अगर आप 29 स्टेट्स बताते हो और 7 यूनियन टेरिटरी, तो कैसे हुआ बताइए? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग करके उन दोनों को यूनियन टेरिटरीज बना दिया। वेरी गुड। यस एनी सर, और अदर? इसलिए एक स्टेट कम हो गया। और कुछ नहीं हुआ? यूनियन टेरिटरीज इसलिए भी कम हो गई, दमन सर दमन और दादर को भी एक साथ मिला दिया गया। एंड दादर नगर हवेली को बनी। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये अपडेट रहा करो बेटा चीजों से ना, हर चीज का आपको नॉलेज होना चाहिए लेटेस्ट। सोशल साइंस का मतलब यही है। नेक्स्ट चलते हैं। आप बस सिर्फ छोटा सा पैराग्राफ पढ़ेंगे। इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट एंड चाइना, तिब्बत। चाइना भी तो हमने नहीं गिना ना, ये भी तो चाइना भी तो है। ये जो ऊपर देख रहे हो नेपाल के बिल्कुल नॉर्थ में देखो चाइना है, यानी कि जो तिब्बत पार्ट है वो चाइना के ऑक्यूपेशन में है। तो नेपाल, भूटान इन द नॉर्थ एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट। बांग्लादेश और म्यांमार ईस्ट में है। और सदर्न नेबर्स अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ 2 आइलैंड कंट्रीज। और साउथ में हमारे पास में 2 आइलैंड कंट्रीज है, श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका को तो आप देख ही पा रहे हो, मालदीव भी है। श्रीलंका is separated from India by a narrow channel of sea found by the Pak Strait and Gulf of Mannar। यानी कि ये जो देख पा रहे हो ना, इसके बीच में एक नैरो चैनल है। नैरो चैनल का मतलब दैट डिवाइड द वाटर डिवाइड कह सकते हो, जो पानी का डिवाइड है उसको हम, एक को पाक स्ट्रेट बोलते हैं जो इंडिया की तरफ है, और जो पाकिस्तान की तरफ है उस श्रीलंका की तरफ है उसको गल्फ ऑफ मन्नार। तो अगर आप इसको देखोगे मैप में तो अलग से साफ देख पाओगे, जब आप गूगल वगैरह पे मैप को खोलोगे या कैसे भी आप देखोगे तो दिखाई देगा। यानी कि इंडिया को श्रीलंका से डिवाइड करने के लिए पाक स्टेट और गल्फ ऑफ मन्नार है, ठीक है। और ये आपको पता है मालदीव तो साउथ ऑफ द लक्षद्वीप है। ये लक्षद्वीप देख पा रहे हो आप, इसी के साउथ में नीचे बिल्कुल एग्जैक्ट में मालदीव से। तो यहीं पर ही आज फिनिश करें, 10 बज गए। ठीक है, तो आज यहीं पर फिनिश करते हैं। और आज मैं आपके पास में ना एमसीक्यूज डाल दूंगा, या तो ग्रुप में डाल दूंगा, क्योंकि स्कूल ऐप के ऊपर पीडीएफ बनाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो आपके जो स्कूल की तरफ से जो ग्रुप बनाए हैं उसमें लिंक दे दूंगा, आपके दोनों चैप्टर जो आ रहे हैं फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के एमसीक्यूज का, ठीक है। तो उन एमसीक्यूज का रिवीजन कर लो, चैप्टर का रिवीजन कर लो, ठीक है। ग्रुप में डाल देंगे। जिन बच्चों ने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो ग्रुप को ज्वाइन कर लें।
टेस्ट का आपको मिल गया सिलेबस? सिलेबस मैंने भेज दिया ग्रुप के अंदर, आपका फर्स्ट और सेकंड चैप्टर। यस सर। यस यस, यू कैन लीव। सर तो कल आपने वर्क सेंड किया था, वो आज आप करके व्हाट्सएप कर दें। कल जो सेंड किया था समझा नहीं मैं। सर आपने कल मेरे पास काम सेंड किया था ना, वो कंप्लीट करके आपके पास व्हाट्सएप कर दें। हाँ हाँ बिल्कुल, और किस लिए भेजा है? यस सर। चलो हाँ इतने टाइम में भी आ जा रे। अरे ये आप हर्ष अभी तक क्यों नहीं गए हो? तो एग्जिट कीजिए। हर्ष